दस्ती साहब तशरीफ रखें और ये आस्तीने बंद करें, बटन इनके रोल मत करें। नो ऑर्डर इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। पहले हंगामा आराई और तसादुम सड़कों पर नजर आता था, पर अब लगता है कि मुल्क के ऐवानों में रिवायती तर्ज की रौनक वापस आ गई है। रिवायती सियासी हरीफ नामुनासिब और गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल दिल खोल कर करते हैं और ऐवान खुद ब खुद मछली मंडी का मंजर पेश करने लगता है। 2 दिन मुसलसल इजलास में नून लीगी वुज़रा और अरकान असम्बली की कप्तान की टीम से गर्मा गर्मी चलती रही तो सेनेट में भी पीपल्स पार्टी और नून लीगी सेनेटर्स की आपस में खूब तो मैं हुई। लेकिन बहरहाल पीपी पानामा पर अपना इंक्वायरी बिल ईवान बाला में मंजूर करवाने में कामयाब हो ही गई। अब ईवान ज़ेरी में कैसे मंजूर होगा, ये सवाल अभी बाकी है। शेरी मजारी के साथ हमेशा पार्लियामान में नून लीगी वज़रा का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब देखने में आया और जलती पर तेल ये कि रही सही कसर स्पीकर साहब पूरी कर देते हैं। वही कभी कभी जी बात कीजिए, आवाज आती है आने तो ये फिर औरतें बोल रही हैं, हम फिर बोलेंगे। आप या तो अपनी डॉक्टर साहब आप तो हमेशा ही बोलती रहती, मैं आपको भी चुप कराता हूँ। आप प्लीज बाजी मैं ताड़ा मुकाबला नहीं कर सकता भैन जी, मैं गल कर यार इनसे सवाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर चुप कराओ, ये बात हो सकती है। सवाल अब वही पैदा होता है कि हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब जमहूरी था या अपोजिशन का रवैया नामुनासिब था। क्या ये जमहूरी रिवायात के मुनाफी नहीं? क्या ऐवान का तकद्दुस इससे पामाल नहीं होता? पीटीआई और पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मुतालबा है कि वज़ीर आज़म फ्लोर ऑफ द हाउस आकर अपने बयान की तस्दीक़ करें या इस पर माफ़ी मांगे। और सानहा कोटा की अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिस पर अपोजिशन रहनुमाओं की तोपों का रुख एक बार फिर से वजारत दाखिला की जानिब मुड़ गया है। आगे क्या होगा इसी पर यकीनन बात होगी। और अब से जो कुछ देर पहले की खबर है वो कुछ इस तरह से कि इमरान खान साहब ने भी मीडिया से बात की है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म को फ्लोर ऑफ द हाउस आना चाहिए और आकर अपने जो बयान दिया है उसकी तस्दीक़ करनी चाहिए या उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए या उसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। इसी पर बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सेनेटर आजिज धामरा साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सदीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। फवाद चौधरी साहब रहनुमा पीटीआई भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सदीकुल फारूक साहब एक बहुत वाज़ेह मुतालबा, पहले शाह महमूद कुरैशी ने वो मुतालबा किया और उसके बाद अब जो इमरान खान साहब हैं वो भी वाज़ेह तौर पर यह मुतालबा करते हुए नजर आते हैं कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर वो आएँ और आकर अपने जो बयान दिया था उसके बारे में बता दें। खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा, यानी जॉइंट अपोजिशन का जो ये मुतालबा है ना कि दोनों अपोजिशन मिलकर एक ही मुतालबा करती नजर आती है कि वज़ीर आज़म को फ्लोर ऑफ द हाउस आना चाहिए और आकर जो अपना बयान है उसके बारे में बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि वो खुद भी आएंगे उस दिन जिस दिन मियां नवाज शरीफ आएंगे, तो आखिर क्यों नहीं आ सकते और क्या कुछ प्लान किया जा रहा है किस तरीके से वज़ीर आज़म खुद आ जाएं और आकर खुद वजाहत दे दें अपने बयान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आयशा। बात यह है कि पार्लियामेंट में जब वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया उसकी जो भी हैसियत है उस दिन तो अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन बाइकाट करके निकल गई। पार्लिमानी रवायात के मुताबिक बेहतर होता कि वो उस पर बहस करते, कई दिन बहस चलती, कमेटी के हवाले करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन अपोजिशन ने दूसरा रास्ता इख्तियार करना पसंद किया। उसके बाद वो ले के चले गए अपना सुप्रीम कोर्ट में। अब मामला सब जुडिस से अंग्रेजी में कहते हैं, यानी मामला मुल्क की आला तरीन अदालत में ज़ेरे समाअत है। अब उस पर वो कहते हैं ये झूठ है, ये गलत है, फलां चीज़ है। हम इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं उनका ये झूठ है, ये गलत है। वो वज़ीर आज़म साहब का तो नाम ही नहीं है पैनामा लीक्स में। मामला थोड़ा आगे चला गया ना। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है कि वो ज़ेरे समाअत है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट तो ये है कि वो जो बयान अदालत में दिया गया है और जो फ्लोर ऑफ द हाउस दिया गया है उनमें मुमासलत नहीं है, वो एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते या मुतजाद बयानात हैं। तो कौन सा बयान ठीक है? ऑपोजिशन तो वो सवाल करती है। मैं फिर अर्ज करूंगा कि जब मामला अब अदालत में है तो वो सब जुडिस मामला पार्लियामेंट में आ नहीं सकता, ज़ेरे बहस लाया नहीं जा सकता। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि भाई जिस फोरम पर है वहां उन्होंने कहा है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो दरखास्तें देने वाले थे इन्होंने हमें बहुत मायूस किया। सही। तो जब तक आप जब वहां ले गए हैं, अगर वहां वज़ीर आज़म साहब, पहले मैं फिर रिपीट करूंगा कि वज़ीर आज़म साहब का नाम ही नहीं है। ऑफशोर कंपनी तो जब ये मामला वहां गया एकदम इमरान खान साहब ने
आउट ऑफ ब्लू कह दिया कि जी मेरी भी अपना ऑफशोर ठीक है। कंपनी। फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं इस पर राय लूंगी क्योंकि फवाद चौधरी साहब माशाल्लाह लॉयर भी हैं, तो वो कानूनी जो पहलू है वो भी हमें बता सकते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ये बताएगा कि कितना स्ट्रिक्ट है कानून मैं भी बता सकता हूं। बिल्कुल, आपसे भी ले लेंगे हम आपकी माहिराना राय। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये आखिर किस हद तक स्ट्रिक्ट जो बात है, जो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर बात हो ही नहीं सकती क्योंकि मामला अदालत में चल रहा है, और दूसरा ये कि तहरीक इस्तेहकाक जो आपकी थी वो भी उसको भी स्पीकर ने उस पर भी रूलिंग दे दी है। तो ये कानून इस बारे में क्या कहता है कि आखिर क्यों जब मीडिया में बात हो सकती है उसके बारे में, तो फिर आखिर पार्लियामेंट या फ्लोर ऑफ द हाउस बात क्यों नहीं हो सकती? कानून क्या कहता है इस बारे में, आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए आयशा, जो तरीके इंसाफ की या PMLN की शायद राय जिसमें बायस हो, लिहाजा आपको जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं उनकी राय देखनी चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान के जो बड़े लॉयर्स हैं, खालिद अनवर साहब हैं, एतजाज एहसन साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन लोगों की अगर आप राय देख लें, एतजाज एहसन साहब तो यही कहते हैं कि रूलिंग गलत दी गई है, इस तरह से चैम्बर में भी नहीं दी जानी चाहिए थी। खालिद अनवर साहब ने उन्होंने भी यही बात की है कि जो अपना रूलिंग है वो सही नहीं है और बहस हो सकती है। लिहाजा इंडिपेंडेंट लॉयर्स भी ये कहते हैं। और दूसरा जो बुनियादी मामला है वो पैनामा पेपर्स के ऊपर इस वक्त बात नहीं हो रही है पार्लियामान में। पार्लियामान में ये बात हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद उनके वकील ने एक मौक़िफ़ लिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये जो तकरीर है ये सियासी तकरीर थी। अब पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पे आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी मुराद क्या थी। मामला यहाँ पे शुरू हुआ था जब जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने याद कराया वकील साहब को कि प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि हर रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। आप कह रहे हैं कि उनके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो तो सियासी तकरीर। यानी फवाद चौधरी साहब, ये जो वजाहत ख्वाजा साद रफीक साहब ने दी है कि जो कौमी असम्बली में बयान दिया गया वो जनरल था और जो अदालत में बयान दिया गया वो डिटेल था, वो मुतमईन नहीं कर पाया आपको? ख्वाजा साद रफीक साहब जब ये पैनामा पेपर आया था तो उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कुछ कहा था कि मैं कोई हुसैन नवाज साहब का मुंशी तो नहीं हूँ, मैं तो वजीर हूँ। अगर कल परसों मुंशी अपॉइंट हो गए हैं तो हमें नहीं पता, लेकिन ये मामला तो वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनके खानदान का जाती मामला है। इससे सदीकुल फारूक साहब हो या साद रफीक साहब हो या ख्वाजा आसफ साहब हो, जाहिर है कि उनके मुंशी नहीं है और मैं ख्वाजा साहब की बात से एग्री करता हूँ। इसके ऊपर तो 12 वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बता सकते हैं कि उनके कितने पैसे। ये सदीकुल फारूक साहब का तो खैर सुप्रीम कोर्ट में बयान भी लगा हुआ है कि ये रह के आए हुए हैं 95-96 में उन अपार्टमेंट्स में। इनकी जब बारी आएगी तो ये अपना सच बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो मामला ये है कि जो 1980 की दहाई का रिकॉर्ड है, उनके वकील कहते हैं उस वक्त पर्चियों पे काम होता था। अब मेरे लिए तो ये काबिल शर्म बात है कि मैं कहूँ कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म पर्चियों पे काम करता था, मुझे तो मुनासिब नहीं लगता। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आके ऐवान में बताना है कि उन लोग और उनका खानदान पर्चियों पे काम करता था या उसका रिकॉर्ड मौजूद था, और उसके मुताबिक हमें बताना है कि कौमी असम्बली में जिन्होंने इस तकरीर की थी वो सही थी या उनके वकील साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है वो सही है। मामला है वज़ीर-ए-आज़म साहब के अलावा उसको कोई और क्लियर कर नहीं सकता, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो तशरीफ लाएं और कौमी असम्बली में बुला रहे हैं। खाना ख्वास्तों ने तो ऐसी किसी जगह पे नहीं बुला रहे जहाँ पे उनको शर्मिंदगी हो, इसी ऐवान ने उनको मुंतखब किया है। और अगर वो जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म है, वैसे तो खैर माशाल्लाह जितनी जमहूरियत मुल्क में है नजर आती है, जितनी काबीना की मीटिंग्स होती हैं, जितनी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस ऐवान ने उन्हें मुंतखब किया है। उन्हें आना चाहिए, अपनी पार्टी को भी एतमाद में लें और बाकियों को भी एतमाद में लें। सही। सेनेटर आजिज धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने आज सेनेट से पनामा इंक्वायरी बिल को पास किया जिसके ऊपर काफी वावेला और हंगामा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि ये कमिट किया गया था कि उसके ऊपर बहस होगी लेकिन बहस नहीं कराई गई। आजिज धामरा साहब, आपकी क्या टेक है? उन्होंने कहा कि मिस कमिटमेंट हो गई है, हुकूमती जो अरकान है वो ये कह रहे हैं कि मिस कमिटमेंट की गई आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से कमिट किया गया था कि बहस होगी लेकिन कोई बहस नहीं की गई और आपने अक्सरियत का फायदा उठाते हुए जो बिल है वो वहां से मंजूर करा लिया। देखें आशा, सबसे पहली बात जो अभी आपने इंट्रो में जो बात की है, तो पहले तो चलो मैं आ रहा हूं इस पे सेनेट में जो बिल पास हुआ है इसमें देखें जी, सेनेट से ये बिल पास होकर कमेटी लॉ एंड जस्टिस के हवाले हो गया और लॉ एंड जस्टिस कमेटी ने अपना जो टेन्योर था वो पूरा नहीं हो सका और उन्होंने एक परमिशन मांगने की कोशिश की, एक्सटेंशन की, वो हाउस ने रिजेक्ट कर दी और उसके बाद फिर टाइम नहीं उनको मिल रहा था। इसके लिए अपोजिशन जो है वो हाउस में लेके आई अपना बिल और वहां से ये पास हो गया। अब ये नेशनल असेंबली में जाएगा
और मेरे ख्याल में हुकूमत जब अपने आप को इनोसेंट तस्वुर कर रही है तो अपोजिशन, ज्वाइंट अपोजिशन का ये बिल है जिसमें पीटीआई भी शामिल है और तमाम अपोजिशन जमायतें, उस बिल को पास करने दे और इस मुल्क में एक कानून आ जाए इससे करप्शन के हवाले से, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर कोई कानून नहीं है, इदारे मौजूद हैं, वो एक केस के तौर पर किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। करप्शन के अगेंस्ट एक कानून होना चाहिए और मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए अच्छा मौका फराहम किया है ज्वाइंट अपोजिशन ने कि वो इस बिल को पास करने दे। नंबर एक बात। दूसरी बात जो अभी हम बहस कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच हुई पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, उसको कंट्रोवर्शियल किया उनके अपने वकील ने। क्या जरूरत थी ये बात कहने के लिए कि वो एक वजाहती बयान दे रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर, उसको ये कह देना कि ये सियासी स्टेटमेंट थी। मतलब आप ये पानामा पेपर जिस पर उन्होंने डिटेल से एक ब्रीफिंग दी है वो सियासी थी। पार्लियामेंट का इजलास बस ऐसा ही हो गया था, अचानक से हो गया और उसकी कोई अफादियत नहीं थी। तो मेरे ख्याल में एक तो उन्होंने पार्लियामेंट की अफादियत पर वार किया है और दूसरा अपने ही प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोवर्शियल कर दिया है। तो बहस खुद उन्होंने शुरू कर दी है हुकूमती साइड के वकील साहब ने, और ये डिले टैक्टिक्स के तौर पर ये काम चल रहा है ताकि जितनी डिले हो जाए और ये केस जो है वो बिल्कुल थम जाए। इसलिए हम कहते हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना देगी, पानामा लीक्स के हवाले से कोई ना कोई डिसीजन आएगी, मगर इस मुल्क में एक एहतसाब के लिए कानून होना चाहिए जो ज्वाइंट अपोजिशन कानून लेके आइए, उसको पास कर दें। तो अगर उनके हाथ बिल्कुल साफ है। ठीक है, ठीक है। तो यानी खुर्शीद शाह साहब ने भी बहुत क्लियरली ये कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब आए और माफी मांगे और हम उनको माफ कर देंगे। तो फिर यानी ये आप दोनों जमातों का जो है वो मुश्तरका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म को फ्लोर ऑफ द हाउस आकर इसके बारे में वजाहत देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आशा, क्योंकि अब ये बहस छिड़ गई है। उनके वकील की तरफ से जो स्टेटमेंट है उसके बिहाफ पर अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है और उसमें अगर वजीर आजम साहब क्लियर हैं तो वो आके कह दें कि मेरी जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर है वो एक बिल्कुल ओरिजिनल स्टेटमेंट है। और ये सियासतदान सियासी स्टेटमेंट देते हैं, आप सियासी स्टेटमेंट को क्यों खराब कर रहे हैं? दुनिया में वैसे ही हम ख्वार हो रहे हैं कि सियासतदान जो है वो सच नहीं बोलते। अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी जात के हवाले से डिटेल बयान कर चुके हैं, उसको सियासी बयान कहते हुए आप उसके अगेंस्ट अब कोर्ट में दलाल देंगे तो आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। वो आके एक बार फिर पार्लियामेंट को बता दीजिए कि वज़ीर आज़म साहब का कोई उम्मीद है हमें कि हम पार्लियामेंट में ले आएगी ऑपोजिशन को या वो वजाहत देने के लिए आ जाएंगे? अगर आप लोग इतने क्लियर हैं, क्योंकि ये जनरल और डिटेल की जो बात है ये जरा कुछ वाकई ही समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप वज़ीर आज़म साहब ने पहले कहा कि तमाम जो सबूत हैं वो मौजूद हैं, लेकिन फिर अदालत में सबूत पेश नहीं किए जा सके, बर्डन ऑफ प्रूफ आपकी तरफ था और आप सबूत पेश नहीं कर सके और फिर कहा कि 40 साल पुराना रिकॉर्ड किसी से नहीं मांगा जाता और नहीं होता। पहली बात तो यह है कि मुझे फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू से लगा कि माशाल्लाह जो तहरीक इंसाफ है वो शाइस्ता शाइस्ता सी होती चली जा रही है और कुछ बलूगत के आसार मुझे नज़र आने शुरू हो गए हैं और मैं वेलकम करता हूँ और मुबारक भी देता हूँ। इसी तरह अगर चलते रहे ना तो सफ़र कट जाएगा माशाल्लाह, ये जमहूरियत का मंजिल तक पहुँचेंगे। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई और स्पीकर की रूलिंग कहीं चैलेंज नहीं हो सकती, ये आईनी पोजीशन है। तीसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर को अब अपना सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बना दिया गया है, उस पर भी यहाँ क्या बात करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, आएंगे भी इंशाल्लाह, पार्लियामेंट का वो हिस्सा है। बाकी इन्होंने कहा जी बयानात की बात आ सकते हैं, इस पर वजाहत देने के लिए मैं इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं बैठा हुआ। अच्छा। मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं पार्टी के हवाले से ये बात कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक स्टेटमेंट की बात की, वो 35 पंक्चरों पे अपना इमरान खान साहब ने क्या कहा, सरे महल और फ्रांस के महल्लात के बारे में पीपल्स पार्टी ने क्या कहा। बहरहाल ये जो सिचुएशन है इस वक्त, बयानात तो देखो फारूक साहब, ये तो फिर वही बात हो जाती है कि अगर हम ये सारे पार्लियामेंट की और जमहूरियत का हिस्सा हैं और ये चलते रहें और आईनी जमहूरी तसलसल रहे। आप देखेंगे यहाँ जमहूरियत का हुस्न होगा, खूबसूरती होगी, लोग पार्लियामेंट के फोरम पे बातें भी करेंगे और जो मसाइल इस वक्त है इंशाल्लाह वो मसाइल भी हल हो जाएंगे। जी जी फवाद। अच्छा, एक तो मैंने कहा जो बिल्कुल फारूक साहब ने मिलाया है ना कि ये जो बाकी सारी स्टेटमेंट गलत थी, जो सरे महल हो गया या 35 पंक्चर हो गया, जो कि ईवान के अंदर वजीर आजम ने पढ़ के नहीं दी थी, इन्होंने अपने इस बयान को उसके साथ मिलाया है। तो मजीद ये बात जो मौक़िफ़ है उसको तकलीफ भाईजान आप ही सुप्रीम कोर्ट में वो ले गए ना और आपने कार्रवाई का हिस्सा बना दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का मामला पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस होता। बात यह है कि जो सदीकुल फारूक साहब फरमा रहे हैं ना, ये लॉजिक जो इन्होंने दिया है और इन्होंने कहा कि चूंकि वो स्टेटमेंट गलत थी, लिहाजा की ये स्टेटमेंट गलत होना भी कोई बहुत बड़ी क़यामत नहीं है।
मुझे समझ आई है, जाहिर है कि कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट गलत थी। अब मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान पढ़ा कौमी असम्बली के सामने, और ये बयान जो है, अगर आप इसको समझते हैं कि इसको इतना ट्रिवलाइज करना है, इतना इसको छोटा करना है, तो फिर तो पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद ही हिल जाती है। आर्टिकल 91 हो, आर्टिकल 69 हो, वो डिमांड करते हैं कि कौमी असम्बली के सामने जो फैक्ट बताया जाएगा वो बिल्कुल सच पर मबनी होगा। लेकिन अब ये बात तस्लीमशुदा लग रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने और इनकी जो पार्टी भी है वो ये समझती है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो उन्होंने झूठ बोले, लेकिन कोई बात नहीं झूठ बोले, तो फिर तो जमहूरियत देखिए ना, आप देख लें आपकी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगी या क्या हालात होंगे, क्या जो आपने करना है। अगर जमहूरियत होती तो सदीकुल फारूक साहब को और इनके जो सारे साथी हैं उनको जाना चाहिए था वज़ीर आज़म साहब के पास, पूछना चाहिए था ये ICIK ने ये स्कैंडल दिया है, कोई आयशा ने या PTI ने या यहाँ से किसी ने लोकल ऐसी कोई इल्जाम नहीं लगा दिया। एक इंटरनेशनल स्कैम है जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का, उनकी फैमिली का नाम है। सही है। इनकी पार्लिमानी पार्टी का सबसे पहला फर्ज था कि अपने कायद से पूछते कि जनाब ये आपने इल्जाम लगा है, तो आपका क्या जवाब है। ठीक है फवाद, आपका पॉइंट आ गया, मैंने ब्रेक लेना है तो क्विकली मैं सदीकुल फारूक साहब से भी चाहूंगी कि वो पॉइंट दे। मैं सिर्फ यही कि जब इन्होंने खुद वज़ीर आज़म साहब की तकरीर को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बना दिया है, तो उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है जिसे जारी रहना है उन्होंने खत्म नहीं किया, नया बेंच जो है वो उसको सुनेगा जनवरी से, तो अब उसे यहाँ चैलेंज, लेकिन उनकी बातें, हमारी बातें, इख्तिलाफी बातें जो भी पार्लियामेंट के फोरम पे, जो पार्लियामेंट के फोरम पे हो रही है, जमहूरियत का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हिस्सा। आप लोग सबूत दे देंगे, ये बात कर रहे हैं हम। मैं जो भी सूरत हुई आइन और कानून के मुताबिक हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, दीगर मेहमान भी मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोपहर की खबर के साथ रहिए। APS पेशावर 16 दिसंबर 2014 वो दिन जिसे कभी भी शायद ही कोई पाकिस्तानी ना भुला सके। तरंदाज सिर्फ दहशतगर्दों ने सैकड़ों माओं की गोदें उजाड़ दी। आज इन नन्हे शौदाओं की दूसरी बरसी पर इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, और उनको भी जिनके हौसलों में इतने बड़े हौसले हैं उनके कि हादसे के बाद भी कोई कमी नहीं आई और इसी तरह से वो स्कूल जाते रहे हैं। पूरी कौम के लिए वो उम्मीद और अज़्म हिम्मत की एक आला मिसाल बने हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं और एक नन्हे शहीद 13 साल उज़ैर अली के वालिद मोहतरम अहमद अली साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं सदीकुल फारूक साहब आपकी तरफ जाना चाहूँगी, और आज जो इन नन्हे शहीदों के बारे में बात करने का मकसद है वो यही है कि हम एक बार फिर से उस अज़म को दोहराएं कि हम उस वाक़े को, अंधोनाक वाक़े को भूले नहीं हैं, और हमारा जो अज़म है वो उतना ही जवान है दहशतगर्दी को जड़ से मिटाने के लिए। ढाका के साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों का ये सानहा नाकाबिल फरामोश है। ये तो जन्नत के फूल फरिश्ते थे, ये तो शहीद हो गए। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। ये हमारी कुछ महाज जो हैं उन पर कमज़ोरी यानी सिक्योरिटी के लिहाज से उसकी अलामत भी थी, और मैं समझता हूँ जो दुश्मन के हवाले से पेशबंदी होनी चाहिए, पेशबीनी होनी चाहिए, उसमें भी कमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत हो या सियासी जमातें या हर पाकिस्तानी अपनी अपनी जगह वो बेदार रहे, हालात पर नज़र रखे, और कौमी मामलात पर जिनमें सिक्योरिटी और सलामती सर फहरिस्त हैं, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सेनेटर राजिद धामरा साहब, आपका भी बिल्कुल व्यू क्विकली मैं चाहूंगी क्योंकि मुझे अहमद अली साहब से बात करनी है। अच्छा, सबसे पहली बात कि आज जब हम APS वाक़े को याद करते हैं तो आप यकीन मानिए कि मैं पॉइंट स्कोरिंग की वजह से बात नहीं करता, मैं आज भी उन बच्चों पर फख्र करता हूं, उनको खराज
अकीदत पेश करता हूं और इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत के फूल जन्नत में ही होंगे। मगर उसके बाद भी एक वाकया होता है और रियासत की भी एक जिम्मेदारी होती है कि आज 2 साल के बाद रियासत को और नेशनल एक्शन प्लान तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने जो एक मैंडेट दिया था हुकूमत को, आज वजीर दाखिला साहब को APS के उन शुदा के खानदानों के साथ गुजारना चाहिए था। देखें वो बच्चे वापस नहीं आएंगे मगर उन रहजनों ने, उन गुंडों ने, उन दहशतगर्दों के जो माइंड सेट है पीछे, हमें उनको बताना था कि हम इन बच्चों के लवाकिन के साथ हैं। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक स्टेटमेंट आ गई मगर मेरे ख्याल में रियासत को आज पेशावर में होना चाहिए था और उनके लवाकिन के साथ होना चाहिए था। मगर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि नेक्टा फंक्शनल नहीं है। हमारे वजीर दाखिला साहब किसी सियासी पार्टी पर तनकीद करने के लिए 3-3 घंटों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी अभी भी बहुत सी कोताहियां हैं हमारे अंदर जो कि हमें बिल्कुल उसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। जब हम वजीर दाखिला साहब देखें आशा मैं एक बात कहता हूं कि मैं सेनेट के अंदर दाखिला जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसका रुकन हूं और 3.5 साल की गवर्नमेंट में वजीर दाखिला साहब 1 सेकंड के लिए उस कमेटी में तशरीफ फरमा नहीं हो सके। ये सीरियसनेस ही है आपकी दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। तो लिहाजा आपकी क्रेडिबिलिटी अपनी जगह पे, उसको हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं मगर आपका काम आपकी क्रेडिबिलिटी होना चाहिए ना। ठीक है, आज आपको पेशावर में होना चाहिए था, रियासत को पेशावर में होना चाहिए। सेनेटर राजेश दामर साहब, आपने ख्यालात का अपने इजहार किया। अहमद अली साहब हमारे मेहमान खुसूसी वालिद मोहतरम हैं उज़ैर अली के, एक नन्ना सा शहीद जो इस सानहे की नज़र हो गया और उसकी कुर्बानी यकीनन बिल्कुल रायगा नहीं जाएगी और कभी भी नहीं भूली जाएगी। अहमद अली साहब, लेट मी क्लियर वन थिंग पहले कि आपको यहाँ बुलाने का और आपसे बात करने का मकसद एक तो आपका गम बांटना है जो कि सिर्फ आप अकेले का गम नहीं है, इस पूरी कौम का गम है, और दूसरी बात यह कि एक बार फिर से उस अज़म को दोहराना है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ उतने ही मुत्तहिद हैं और उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम उतने ही पुरज़्म हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगी अपने शो में और फिर मैं चाहूँगी कि कुछ उज़ैर अली की प्यारी प्यारी जो यादें हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर तो मेरा बड़ा बेटा था और मुस्तकबिल में तो आर्मी में जाना चाहता था और उसकी बात याद आती, दिल रो रहे और हमारे गम में सारा पाकिस्तान शरीक है। उसके बारे में बात तो मैं नहीं कर सकता, मेरे मुंह से तो नहीं निकल सकता उसके बारे में कि मैं आपको क्या क्या उसकी बात बताऊं, मगर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं उन दहशतगर्दों को कि बराए मेहरबानी अगर आप लोग हम किसी वालिदैन के बच्चे को मारना चाहते हैं तो पहले उन लोगों के माँ बाप को मारो, बाद में उसके बेटे को मारो, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम यह है कि जवान बेटे का जनाजा बाप उठाते और उसको दफनाते, तो ये हम सब के लिए बड़ा तकलीफ की बात है। उज़ैर का नाम सुन के दिल से जो दर्द निकलती है वो बहुत सख्त है, क्योंकि उसके लिए हमने बहुत सोचा था कि हमारा मुस्तकबिल है, हम इसको पढ़ाएंगे, ये हमारे लिए सहारा बनेगा, मगर इन लोगों ने हमारे मुस्तकबिल को ही तारीक कर दिया। खैर जो भी है, जो वो तो हमारा नसीब नहीं हुआ, मगर जो बच्चे पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं सारे